तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम जो चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, उसका सब टॉपिक 1.3 है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। इसको जो है हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि द ईयर बिटवीन 1924 एंड 1928 saw some stability। कहता है कि 1924 से 1928 ईस्वी के बीच का जो समय था, उस समय जो पूरा यूरोप का इकोनॉमिक सिस्टम था, व्यवस्था था, उसमें कुछ स्टेबिलिटी देखा जाता है। लेकिन कहता है कि इट दिस वाज बिल्ड ऑन सैंड। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी था वो एक प्रकार से सैंड पे ये बना हुआ था। मतलब ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो बालू का रेत है, ठीक है ना, तो उसके समान था। ये देखने में तो स्टेबिलिटी लग रहा था, लेकिन इसका जो सतह था वो बड़ा कमजोर था और वो कभी भी ढह सकता था। कहता है कि जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी were totally dependent on short-term loans, largely from the USA। कहता है कि जो जर्मन कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, या जो उनका इंडस्ट्रियल जो रिकवरी हो रहा था, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो उनको कुछ मुनाफा हो रहा था, और उस मुनाफा को वो धीरे धीरे करके जो उन पर युद्ध में क्षतिपूर्ति लगाया गया था, तो इस प्रकार से वो दे रहे थे, अपना क्षतिपूर्ति पुरा रहे थे, और जो रिकवरी हो रहा था, तो ये जो था वो एक प्रकार से क्या था, तो कहता है कि टोटली डिपेंडेंट था शॉर्ट टर्म लोन पे। और ये जो लोन भी मिल रहा था इसको, जर्मनी को, वो खास करके यूएसए से मिल रहा था। मतलब यूएसए, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि भाई यूएसए को जब लगा कि भाई जर्मनी के जो लोग हैं वो बड़े क्राइसिस में हैं, इन लोग का सिचुएशन बड़ा खराब हो गया है, तो यूएसए ने एक प्लान बनाया जिसको हम लोग देखे थे दवास प्लान के रूप में, कि भाई उसके अकॉर्डिंग इसने ये निर्णय लिया कि भाई छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं वो दिए जाएंगे जर्मनी को, ताकि जर्मनी अपना फिर से अपना जो है वो रीबिल्ड कर सके अपने आप को, और अब उसका जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार सके। हाँ, तो कहता है कि दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। लेकिन ये जो सपोर्ट दिया जा रहा था यूएसए के द्वारा, वो 1929 में ये जो यूएसए के द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा था, वो सपोर्ट तब विथड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गया। अब भाई यूएसए का जो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वही क्रैश कर गया, तो भाई अब यूएसए का ही हालत खराब हो गया, तो वो दूसरे को लोन कहां से देता। तो इस स्थिति में अब यूएसए के पास भी कोई चारा नहीं था, और उसने क्या किया कि वो जो ये सपोर्ट कर रहा था शॉर्ट टर्म लोन के माध्यम से जर्मनी को, उसने भी ये जो मदद है जर्मनी को करना बंद कर दिया। उसने इस प्रकार के जो सपोर्ट थे उसको विथड्रॉ कर लिया। फियरिंग अ फॉल इन प्राइस, पीपल्स मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर। जब यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया, तो जो लोग थे उनमें डर हो गया। उनको लगा कि भाई उनके जो शेयर्स लगे हुए हैं उसका प्राइस गिर जाएगा, ठीक है ना। इसके कारण लोग जो है वो अपने अपने शेयर जो है वो बेचने लगे। जैसे शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं या शेयर मार्केट को जानते हैं, या आज तो भाई मोबाइल पे बहुत सारा आप ऐप आ गया है कि अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहे तो आप शेयर खरीद सकते हैं, और शेयर का दाम जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, और अगर शेयर का दाम गिरता है तो आपका जो मतलब मूल्य है आपका इन्वेस्टमेंट का वो भी कम होगा। जैसे बहुत सारा अभी जो है वो एग्जाम्पल ये आता है, प्रचार में एक वो करता है म्यूचुअल फंड, तो और भी बहुत सारा इस प्रकार के और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं
तो यहाँ क्या हुए कि कहने का मतलब यह है कि जब लोगों को लगा कि भाई अब जब यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वही क्रैश कर गया है तो भाई शेयर का दाम तो घट जाएगा, इसलिए और जब शेयर का दाम घट जाएगा तो जो प्राइस है वो कम हो जाएगा और इसके कारण जो लोग थे अपने अपने शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। कहता है कि ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। सिर्फ एक दिन में 24 अक्टूबर को सिर्फ एक दिन में 13 मिलियन जो लोग हैं वो अपने अपने शेयर बेच देते हैं। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ अ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और ये जो है वो विश्व व्यापी आर्थिक मंदी का शुरुआत माना जाता है। ओवर द नेक्स्ट 3 years between 1929 and 1932 the national income of the USA fell by half, और अगले 3 साल 1929 से 1932 के बीच यूएसए का जो अपना नेशनल इनकम होता है वो भी गिरकर आधा हो जाता है। फैक्ट्री शट डाउन। अब जब नेशनल इनकम है गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस देश के जो फैक्ट्रीज हैं वो शट डाउन हो गए, बहुत सारे फैक्ट्री जो है वो बंद हो गए। एक्सपोर्ट्स फेल। एक्सपोर्ट करने का मतलब कि भाई अगर हमारे यहाँ फैक्ट्री चलेगा, हम उत्पादन ज्यादा करेंगे तब तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देशों में भेजेंगे। जब फैक्ट्री शट डाउन होगा तो एक्सपोर्ट जो है वो गिरेगा, और जब ये सारा कुछ होगा तो फार्मर्स वर बैडली हिट। तो जो किसान हैं वो बुरे तरीके से प्रभावित होंगे। अब किसान कैसे प्रभावित होंगे? तो भाई जब फैक्ट्री में सामान नहीं बनेगा या सामान कम बनेगा तो सामान का मूल्य ज्यादा होगा, और जब किसान सामान खरीदेगा कौन? तो जनसाधारण, ऑर्डिनरी लोग ही सामान खरीदता है। और जब किसान सामान खरीदेंगे तो जो सामान उनको 2 रुपए में मिलना चाहिए था वो उनको 10 रुपए में मिलेगा। तो इससे जो फार्मर्स थे वो भी बैडली अफेक्टेड हुए। एंड स्पेकुलेटर्स विथड्रॉ दिस मनी फ्रॉम द मार्केट। और जो स्पेकुलेटर्स टाइप के होते हैं, स्पेकुलेटर्स कहने का मतलब होता है जो पैसा वैसा लगाता है, सट्टेबाज टाइप का लोग, ठीक है ना। तो इन लोगों को भी लगा कि भाई पैसा का मूल्य गिर रहा है तो जितना जल्दी हो मार्केट से इन लोगों ने भी अपना अपना पैसा जो है वो निकाल लिया। The effects of this recession in the US economy were felt worldwide। और यूएस इकोनॉमी में इस प्रकार का जो गिरावट था उसका प्रभाव विश्वव्यापी रूप से देखा गया, क्योंकि उस समय जो यूएसए था वही पूरे वर्ल्ड के मार्केट को कंट्रोल करने का काम कर रहा था। जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में यूएस बाद में युद्ध में शामिल हुआ, और इसके कारण क्या हुआ था कि जो अधिकतर कंट्रीज थे, यूरोपियन जो कंट्रीज थे, हमने आपको बताया कि जो यूरोपियन कंट्रीज एक क्रेडिटर हुआ करते थे युद्ध से समय, जो वो दूसरे को कर्ज दिया करते थे, अब वो डेबिटर्स हो गए। मतलब अब खुद वो कर्ज लेने लगे थे। मतलब अब कर्ज कहां से लेते थे यूरोपियन कंट्री? तो अमेरिका से लेते थे। अब जो अमेरिका से कर्ज लेते थे तो खुद अमेरिका का ही स्थिति खराब हो गया। तो इसका जो प्रभाव था, इसका जो इफेक्ट था वो पूरे वर्ल्ड वाइड देखा गया। पूरे विश्व का जो मार्केट है उस पर इसका असर पड़ा। कहता है कि द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जर्मनी का स्थिति तो पहले से ही खराब था, और ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसने जर्मनी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको एकदम पूरी तरीके से चौपट कर दिया। वर्स्ट हिट कहने का मतलब बुरी तरीके से इसको प्रभावित किया। By 1932, industrial productions were reduced to 40% of the 1929 level। कहता है कि 1929 में जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1932 में घटकर उसका 40% ही बस रह गया। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब एंड वर पेड रिड्यूस पे। अब जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटेगा इसका मतलब कि इंडस्ट्रीज बंद होगा। जब इंडस्ट्रीज बंद होगा तो भाई वर्कर्स लोग का छटैया भी होगा। तो जो वर्कर्स लोग थे उनका जॉब खत्म हुआ बहुत सारे लोग का, और जो लोग कुछ बच गए उनको भी जो है वो कम मजदूरी दिया जाने लगा कि भाई काम करना है तो करो, नहीं करना है तो काम करने के लिए तो लाइन लगा के लोग खड़ा हुआ है। अब काम करने वाले लोगों का संख्या ज्यादा है, काम कम है, तो इससे क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे उनका जो वेज था उसको भी रिड्यूस कर दिया गया।
कहता है कि द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, और इस समय अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो अविश्वसनीय तरीके से 6 मिलियन तक पहुंच गया। On the street of Germany, you could see men with placards around their necks saying willing to do any work. अब स्थिति ये हो गया कि जर्मनी का जो स्ट्रीट है, मतलब जो स्ट्रीट कहने का मतलब कि जो सड़क जो है, ठीक है, सड़क पे मतलब पगडंडी वाला एरिया, ठीक है, तो उस पगडंडी वाले एरिया में जैसे देखते आप सड़क, बड़ा बड़ा सड़क होता है तो दोनों तरफ चलने वाला पगडंडी बना होता है, तो इस प्रकार के जो स्ट्रीट्स थे जर्मनी में, वहां जो लोग थे वो अपने गले में प्ले कार्ड्स डालकर घूमने लगे कि भाई विलिंग टू डू एनी वर्क, कि हम काम करने के इच्छुक हैं, कोई काम दे दो हमको, कुछ भी काम है दे दो। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स प्लेड कार्ड और सिंपली सिट एट अ स्ट्रीट कॉर्नर और दिस सेपरेटली queues up at the local employment exchange। कहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था, जिनका नौकरी चला गया, अब वो लोग के पास कोई काम नहीं रहा, तो अब वो लोग कार्ड खेलने लगे, ताश उस खेल के टाइम जो है वो बिताने लगे। जैसे कि गांव में भी आप देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, वो अपना दिन भर ताश खेल रहा है, तो ये होने लगे। और कहता है कि सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर, अब कोई काम धाम नहीं बचा है तो स्ट्रीट के कॉर्नर पर चारों जो है, मान ली कि बेरोजगार लफुआ लइकन वो बैठा हुआ है। और कहता है कि और डिसेपरेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और जो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पे लोग कतार लगा के लंबा लंबा वहां पे कतार लगने लगा कि भैया काम हमको दो, हमको दो, हमको दो, उसके लिए लाइन लगा हुआ है, कतार लगा हुआ है। और लोग भी कतार जो है वो इतना ज्यादा है कि लोग जो है वो आप कह सकते हैं कि मतलब एक लंबा लंबा कतार में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि मेरा हो सकता है कि नंबर आ जाए। कहता है कि एज जॉब डिसअपियर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिसअपियर बिकम कॉमन प्लेस। जब ये जॉब डिसअपियर हो गया, जब ये जॉब जो है वो खत्म हो गया, तो जो यूथ लोग थे, जो यंग लोग थे, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ जोड़ने लगे कि भाई ये पेट चलाना है तो चोरी चमारी छीना झपटी, ठीक है ना, तो इस प्रकार के एक्टिविटीज में जो यूथ थे वो उतर गए। और कहता है कि एंड टोटल डिसअपियरेंस बिकम कॉमन प्लेस, मतलब हर जगह पे जो है वो एक प्रकार से मायूसी का जो वातावरण है वो छा गया। देखने में, जैसे कहने का मतलब है कि आप जब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो आप देखते हैं कि लोग जो है वो कहीं हैं तो वो हंस रहे हैं, या उनका जो भाव भंगिमा है उसको देखकर लगता है कि भाई ये खुश हैं जिंदगी में, और कहीं आप गए तो देख रहे हैं एकदम मातम छाया हुआ है। तो इसी प्रकार का जो पूरा सिस्टम है डिसअपियरिंग का, ये जो मतलब वही मातमी जो माहौल है वो कॉमन प्लेस पे देखा जा सकता था। कहीं भी आप जो है इस प्रकार से यूथ को देख सकते थे, ये सिचुएशन हो गया था। हाँ, अब यहाँ थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिगर 6 में कहता है कि स्लीपिंग ऑन द लाइन ड्यूरिंग द जर्मन डिप्रेशन द अनएम्प्लॉयड्स कुड नॉट होप फॉर आइदर स्वेज और शेल्टर। ये दिखा रहा है कि जो लाइन लगा हुआ है तो लाइन में बहुत सारे जो लोग सो गए हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा लाइन है कि भाई अब बढ़ रहा है तो चलो सो जाते हैं। कहता है कि ड्यूरिंग द जर्मन डिप्रेशन, वही जो जर्मनी में जो ग्रेट डिप्रेशन आया उस समय द अनएम्प्लॉयड कुड नॉट होप फॉर आइदर बेस और शेल्टर, मतलब जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको जब कोई आशा नहीं रहा कि भाई हमको कोई मजदूरी मिलेगा या कोई आश्रय मिलेगा, तो ये जो लोग हैं वो कहने का मतलब है कि इंतजार करते करते थक जा रहे हैं। कहता है कि ऑन विंटर नाइट्स वेयर दे वांटेड अ शेल्टर्स ओवर देयर हेड दे हैड टू पे टू स्लीप लाइक दिस। कहता है कि विंटर का जो रात है उसमें कहता है कि जब दे वांटेड अ शेल्टर्स ओवर देयर हेड,
मतलब वो चाह रहे हैं कि कम से कम जो उनका हेड है उसको मतलब सर को किसी प्रकार से ढक ले, ठीक है ना। तो दे हैड टू पे टू स्लीप लाइक दिस, तो ये जो है वो इस प्रकार से सोकर और किसी प्रकार से अपना जो सर है उसको ढक रहे हैं। तो ये स्थिति जो है वो हमें ग्रेट डिप्रेशन के समय जर्मनी का जो स्थिति था, माइजरेबल जो स्थिति था, उसके बारे में ये जो फिगर है वो हमको बताता है। हाँ, आगे कहता है, यहाँ थोड़ा न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, तो कहता है द नेम ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द यूएस, यूएसए में लोकेटेड विश्व का सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। The economic crisis created deep anxieties and fear in people। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया वो लोगों के अंदर एनेक्सिटीज और फियर को इसने बढ़ाने का काम किया। एनेक्सिटीज करने का मतलब कि लोग अपने जीवन से नाराज थे, और जीवन से नाराज थे साथ ही साथ वो जिंदगी जीने से डर रहे थे। तो इस प्रकार का माहौल था। The middle classes, especially salaried employed and pensioners, saw their savings diminish when the currency lost its value। अब वहां जो मिडिल क्लास के लोग थे, भाई जो वर्कर लोग थे उनका तो स्थिति ऐसे ही खराब था, फैक्ट्री बंद हो गया, उनका रोजगार चला गया, नौकरी के लिए वो खड़ा है, उनको नौकरी मिल नहीं रहा है, जिनको नौकरी है भी उनको कम वेतन दिया जा रहा है। तो जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, खास करके वैसे लोग जो कि सैलरी जो है सैलरी इम्प्लॉइज थे, मतलब उनको सैलरी मिलता था या पेंशन जिनको मिलता था, कहता है कि अब इन लोगों को भी दिक्कत होने लगा, क्योंकि जब करेंसी का जो वैल्यू है वो घटने लगा, करेंसी का वैल्यू गिरने लगा, तो इनका जो सेविंग है वो भी धीरे धीरे डिमिनिश होने लगा, मतलब कम होने लगा। अब पैसा आप रखे हुए हैं लेकिन उस पैसा का कोई वैल्यू ही नहीं है, पैसा का वैल्यू बहुत कम है, तो भाई अब उनका जो सेविंग है वो भी कम होगा। कहता है कि स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटायर्ड सफर्ड एज देयर बिजनेसेस गॉट रूइंड। जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे और जो रिटेलर्स लोग थे, वो इस तरीके से प्रभावित थे क्योंकि उनका जो बिजनेस था, उनका बिजनेस जो है बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा था, या बिजनेस जो है उनका रिंड कर रहा था, मतलब घट रहा था या ढह रहा था। कहता है कि दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विथ द फियर ऑफ प्रोलिटेरियनिज्म। अब ये जो सोसाइटी के ये जो लोग थे, जो कि बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल पे वो बिजनेस करते थे या प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है ना, किसी चीज को बनाने का काम करते थे। अब इनको जो प्रोलिटेरियनाइजेशन है उसका भय था। अभी प्रोलिटेरियनाइजेशन क्या है, तो कहता है टू बिकम impoverished to the level of वर्किंग क्लास। मतलब इनको लग रहा था कि भैया हम लोग भी जो है वो वर्किंग क्लास के अकॉर्डिंग ही हम लोग का सिस्टम हो जाएगा। पहले ये लोग जो थे वो वर्किंग क्लास के लोगों से इनका कंडीशन अच्छा था, लेकिन इनको लगा कि भाई इससे तो हमारा भी जो स्थिति है अब वो जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। कहता है कि an anxieties of being reduced to the rank of the working class or worse still the unemployed। अब इनको लगा कि भाई हमारा जो रैंक है वो वर्किंग क्लास के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है, वर्किंग क्लास के अकॉर्डिंग, और जो वर्किंग क्लास है उसका स्थिति वर्ष हो जाने वाला था, और वो जो है वो अनएम्प्लॉयड स्टिल दी अनएम्प्लॉयड, मतलब वो अनएम्प्लॉयड लोगों की तरह हो जाते, ठीक है, क्योंकि नौकरी तो वो मिल नहीं रहा था। कहता है कि ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स ओवर वाटर बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंस देयर बार्गेनिंग पावर। सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो किसी प्रकार से मैनेज कर रहे थे, कीप देयर हेड्स ओवर वाटर करने का मतलब कि
यहाँ पे कीप देयर हेड्स ओवर वाटर जो है वो एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब है कि किसी प्रकार से पानी में डूब तो सब लोग रहा है, लेकिन किसी प्रकार से जो कुछ लोग हैं वो मतलब पानी में सर जो है वो ऊपर कर रखे हुए हैं, मतलब डूबने से किसी प्रकार से वो बचे हुए हैं, बस सिर्फ सांस ले रहे हैं, बाकी उनका पूरा शरीर उनका भी डूबा हुआ ही है। तो जो वर्किंग क्लास के लोग थे उनका ये स्थिति था कि किसी प्रकार से वो अपना हाथ रोजगार जो है वो चला रहे थे, और लगातार जो स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रहा था। और लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट था, कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे तो किसी प्रकार से तो उनका हाथ रोजगार चल रहा था, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था उसने उनके बार्गेनिंग पावर को कमजोर कर दिया था। अब उनके बार्गेनिंग पावर को कैसे कमजोर कर दिया था कि भाई ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे वो अगर काम करते थे तो भाई पहले जो था स्थिति अलग था कि भाई ये जो है वो स्किल्ड वर्कर हैं, इसलिए हमको जो है वो अलग अलग वो इनका डिमांड होता था, ये बार्गेन करते थे कि भाई इतना नहीं इतना बेच लेंगे, वर्किंग आवर ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। लेकिन अब इनका स्थिति ये था कि अब ये इस प्रकार का बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो मत करिए, आप काम छोड़ेंगे तो 20 आदमी जो है वो खड़ा है लाइन में कि हमको काम दे दो, हमको काम दे दो, हमको काम दे दो। तो इस प्रकार से इनका जो बार्गेनिंग पावर था वो खत्म हो रहा था। कहता है कि बिग बिजनेसेस वर इन क्राइसिस, जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो भी क्राइसिस की स्थिति में चल रहे थे। द लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री was affected by a sharp fall in agricultural price, and women unable to fill their children's stomachs were filled with a sense of deep disappear। जो किसानों का एक बहुत बड़ा जो वर्ग था वो अफेक्टेड था, वो भी प्रभावित था। वो प्रभावित इसलिए था कि जो एग्रीकल्चरल प्राइस है, ठीक है ना, वो भी घट रहा था, और जो महिलाएं थी वो कहता है कि अपने बच्चों का पेट भी सही से नहीं भर पा रही थी, और इसके कारण सेंस ऑफ डीप डिसअपियर कहने का मतलब कि उनमें भी जो है वो घोर असंतोष, निराशा का जो भाव है वो उनके अंदर व्याप्त हो चुका था। पॉलिटिकली टू द वीमर रिपब्लिक वाज थ्रेशोल्ड्स। अगर राजनीतिक रूप से भी देखें तो इस समय जो वीमर रिपब्लिक की स्थापना हुई थी और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वीमर रिपब्लिक ने शासन व्यवस्था चलाना शुरू किया था, तो ये भी जो है पॉलिटिकल रूप से फ्रेजाइल था, मतलब विघटनकारी शक्तियां जो थे इसमें ज्यादा वो प्रबल हो रही थी। क्योंकि ये जो वीमर रिपब्लिक था, जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई पहले तो बहुत सारे जो लोग थे इसको ट्रीटीज ऑफ वार्सलिज के लिए इसी को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, जर्मनी का युद्ध में हार के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे। इसके साथ साथ पॉलिटिकली इसका अभी उतना ज्यादा पकड़ भी जर्मनी में नहीं हुआ था, जर्मन का जो पूरा समाज था उसमें नहीं हुआ था। इसके अलावा क्योंकि जर्मनी का एक जो बहुत बड़ा वर्ग था वो इस प्रकार के मतलब जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें विश्वास नहीं रखता था, खास करके वो जर्मनी जो कि युद्धरत था, युद्धरत जो सिस्टम था, मतलब युद्ध में उलझा हुआ था, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि जो वीमर रिपब्लिक है उसका भी स्थिति खराब था। द वीमर कॉन्स्टिट्यूशंस हैड सम इनहेरिटेंट डिफेक्ट। इसके अलावा जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशंस था उसमें भी कुछ इनहेरिटेंट डिफेक्ट्स थे, उसमें भी कुछ खामियां थी। क्या कहता है कि विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। और ये जो डिफेक्ट था, खामियां थी, वो क्या करता था कि इसको अनस्टेबल बनाता था। मतलब ये जो खामी था इससे ये निश्चित था कि ये ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, मतलब जो डिक्टेटरशिप है उसको आगे बढ़ाने का काम करता था कि भाई उसमें कुछ ऐसे डिफेक्ट्स थे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो उन डिफेक्ट्स का फायदा उठाकर डिक्टेटर बन सकता था और वो ज्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह सकता था। इस प्रकार के जो डिफेक्ट्स थे वो भी थे वीमर रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें।
वन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उनमें से जो एक डिफेक्ट था वो सब था क्या, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या था, ये कहता है कि दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय वन by any one party a near impossible task leading to a rule of collision। अब ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ये जो सिस्टम था वो क्या करता था कि जर्मनी में किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी हासिल करने के लिए वो एक इम्पॉसिबल टास्क था, मतलब कोई भी एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी हासिल कर ले ये बड़ा मुश्किल था। और जब एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होगा, मेजॉरिटी का सरकार नहीं बनेगा, तो सरकार किसका बनेगा, तो भाई कोलिजन का सरकार बनेगा, गठबंधन का सरकार बनेगा। और जब गठबंधन का सरकार बनेगा तो वो सरकार ज्यादा अच्छे से चलेगा नहीं। और हम भारतीय लोग तो इसके बहुत बड़े भुक्तभोगी हैं। हम जानते हैं कि भाई कोलिजन का जो गवर्नमेंट होता है वो किस प्रकार से चलता है। जितने भी घोटाले होते हैं, जितने भी देश के लिए जो सही निर्णय लेने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, इसी कोलिजन गवर्नमेंट के कारण। क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट में जो विदेशी ताकतें होती हैं उनका भी कुछ जो प्रतिनिधि हैं वो उसमें शामिल होते हैं और वो देश का भलाई नहीं चाहते हैं। और देश के लिए गए जो मतलब देश के भलाई के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें उनका हमेशा हस्तक्षेप रहता है। और क्योंकि जब वो कोलिजन में सरकार चला रहे होते हैं तो जो रूलिंग पार्टी है उसको भी डर होता है कि अगर भाई इनको अपेक्षा किया जाएगा, इनकी बातों को नहीं माना जाएगा तो सरकार गिर जाएगा। तो इसी प्रकार का जो सिस्टम है वो था उस समय का जो जर्मनी है वहां पे। कहता है कि अनदर डिफेक्ट्स वाज आर्टिकल 48 व्हिच गेव द प्रेसिडेंट्स द पावर्स टू इंपोज इमरजेंसी। और दूसरा जो डिफेक्ट था वो था वहां का मतलब जो वीमर रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका आर्टिकल 48। ये जो आर्टिकल 48 है वो प्रेसिडेंट को ये पावर देता था कि वो इमरजेंसी लगा सकता था। और जब इमरजेंसी लगेगा तो क्या, सस्पेंडेड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री, जिसमें जो लोगों के सिविल राइट्स हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अपने अकॉर्डिंग मतलब जो राष्ट्रपति है वो सर्वे सर्वा हो जाएगा, मतलब सारा पावर जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में होगा और राष्ट्रपति अपने अकॉर्डिंग जो है वो शासन व्यवस्था को चलाएगा। कहता है कि विदिन इट्स शॉर्ट लाइफ द वीमर रिपब्लिक साट 20 डिफरेंट कैबिनेट्स lasting on the average of 239 days and a liberal use of Article 48। कहता है कि वीमर रिपब्लिक का जो एक शॉर्ट टर्म था, एक छोटा समय तक वीमर रिपब्लिक ने जो शासन व्यवस्था चलाया उसमें कहता है कि वीमर रिपब्लिक में कम से कम जो 20 डिफरेंट कैबिनेट्स है उसका गठन किया गया। मतलब 20 बार सरकार जो है उसको कैबिनेट जो है अलग अलग कैबिनेट बनाना पड़ा। भाई कोई जो है वो नाराज हो गया, रुस गया कि भाई हमको ये वाला पद दो, ये मंत्री हमको बनाओ, ये मंत्री हमको नहीं बनाओगे तो गठबंधन से अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कहने का मतलब कि तालमेल नहीं बैठने कारण अब कैबिनेट बार बार कैबिनेट को क्यों बदला जाएगा। कैबिनेट को तभी बदला जाता है जब कोई समस्या आके खड़ा हो जाता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो उसके डिमांड को पूरा करने के लिए उसके लोगों को ज्यादा मंत्री बनाने के लिए जो कैबिनेट है उसका गठन किया जाता है। तो यहाँ पे देखा गया कि करीब 20 डिफरेंट कैबिनेट्स जो है वो बनाए गए 239 डेज में, 239 दिन में, मतलब एक साल भी नहीं हुआ कि यहाँ पे 20 कैबिनेट जो है वो बन गए। और एक बार एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48 और आर्टिकल 48 जो है उसका भी यूज जो है वो इस अंतराल में किया गया। कहता है कि द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, लेकिन फिर भी ये जो क्राइसिस था उसको मैनेज नहीं किया जा सका। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, इससे जो लोग थे उनका विश्वास डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से धीरे धीरे खत्म होने लगा। इनका जो कॉन्फिडेंस था वो खत्म होने लगा, लोगों का विश्वास जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर से उठने लगा। विच सीम्स टू ऑफर नो सोल्यूशन,
क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई ये जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमारे लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे सकता है, हमारे समस्याओं का ये इसके पास कोई समाधान ही नहीं है। तो भाई जब हमारे समस्याओं का सरकार के पास कोई समाधान ही नहीं है, जिस प्रकार का सरकार है उसके पास अगर कोई समाधान ही नहीं है, तो फिर लोगों का सरकार के ऊपर से विश्वास खत्म होना वाजिब है। और यही हुआ जर्मनी में। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, न्यू बर्ड्स तो हम लोग देख ही लिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन का ये जो काल आया, ठीक है ना, उसने पूरे जर्मनी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको किस प्रकार से अफेक्ट किया, और ये जो इकोनॉमिक सिस्टम अफेक्ट हुआ उसने समाज को किस प्रकार से अफेक्ट किया, और समाज जो अफेक्टेड हुआ उसने वहां के राजनीति को किस प्रकार से अफेक्ट किया, और वही आगे चलकर कारण बना कि भाई लोगों का डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उससे विश्वास खत्म हुआ, और लोग हिटलर की तरफ, मतलब हिटलर का पार्टी जब आया और हिटलर ने इन सारी चीजों के सॉल्यूशन का घोषणा किया, बताया कि भाई हम इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो लोगों का हिटलर के प्रति धीरे धीरे जो विश्वास है वो बढ़ना शुरू हुआ।